नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार और मेरे साथ हैं नेशनल दस्तक के संवाददाता अनमोल प्रीतम। अनमोल, 8 तारीख को आप एक कवरेज के लिए गए थे जंतर मंतर। वहाँ आपसे एक ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाए गए। एक भीड़ थी, एक मास था जिसने आपको घेरा। मेरा मन करेगा तो बोल दूंगा, लेकिन आप लोग जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। जबरदस्ती आप लोग मत बुलवाइए। अब आप लोग इतने सारे लोग घेर के मुझसे कहेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, तो मैं नहीं बोलूंगा। रिकॉर्ड कर, मैं मीडिया चैनल से दरख्वास्त करूंगा कि इस आदमी को सांप्रदायिक फैला रहा है, इसको बाहर निकाल दिया। देखिए उस समय क्या हुआ, मैं आपसे ही एक पूरी जानकारी चाहूँगा। उस दिन मुझे इन्फॉर्मेशन आई दोपहर को कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, जो कि प्रो राइट विंग प्रोटेस्ट है, जिसमें हिंदू सेना और बीजेपी के एक्स स्पोक पर्सन है सनी उपाध्याय, इन सब के जॉइंट फोरम में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके मुद्दे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा तो फिर ये था कि आईपीसी की 200 धाराएं ये लोग चेंज कराना चाहते थे, और जिसके पीछे इनका लॉजिक था कि ये सारी धाराएं भारत की सनातन संस्कृति के अनुरूप नहीं है, उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए इनको बदला जाए। तो फिर मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि चलिए आप पहुँचिए, मैं थोड़ा 10 मिनट लेट पहुँचूँगा। तो मेरे कैमरामैन वहाँ पर गए और वहाँ नारे लग रहे थे, तो उन्होंने विजुअल्स कलेक्ट किए। फिर 10 मिनट बाद मैं पहुँचा। तो मैं जाता हूँ तो मैं पहले विजुअल्स देखता हूँ कि कैमरे में क्या क्या विजुअल्स आए हैं, वो ठीक हैं या नहीं। तो मैं वो विजुअल्स देख रहा था, तो उस दौरान उस विजुअल में मुझे दिखा कि इस तरह के स्लोगन उछाले जा रहे हैं एक कम्युनिटी को टारगेट करके कि ये लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। देन मुझे लगा कि ये जंतर मंतर, जो कि पूरे देश का एक सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक प्लेस है, जहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी बात करते हैं। कुछ लोग एग्रेसिव होकर करते हैं, लेकिन इस तरह से कोई कर रहा है। और वहाँ पुलिस भी मौजूद है, दिल्ली पुलिस हमेशा रहती है वहाँ पे। हर प्रोटेस्ट का वो लोग वीडियो बनाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स होती है, रिजर्व पुलिस होती है, और वहाँ ये सब कुछ हो रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों से बात करूँ और ये समझने की कोशिश करूँ कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो आपने ऐसा कौन सा सवाल उनसे किया कि उन्होंने कहा कि भी जय श्री राम बोलिए, इसका नारा लगाइए, तभी हम आपसे बात करेंगे? ऐसा क्या सवाल था? सवाल कुछ नहीं था, बस चूंकि वो पूरी जो भी बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में वही लोग लीड कर रहे थे। वो लोग इतने एग्रेशन में थे। हालांकि शुरू में बहुत मैं चिल था, बहुत कूल था, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही थी। किसानों के मुद्दे पे मैंने उनसे बातचीत की, तो उनमें ही गुटबाजी हो गई। 2 अलग धड़े हो गए। एक धड़ा था जो कह रहा था कि किसान गलत हैं, टेररिस्ट हैं, और एक धड़ा था जो कह रहा था नहीं नहीं किसान सही है, किसान महंगे कपड़े क्यों नहीं पहन सकता। लेकिन उसके बाद उसी में से किसी ने बोला कि देश में असली समस्या रोहिंग्या है। तो मैंने बस इतना पूछा कि अगर इस देश में रोहिंग्या समस्या है तो 7 साल से राइट विंग गवर्नमेंट है इस देश में, प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो फिर उनसे आप लोग पूछिए कि उन्होंने इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी और मांग पे और कह रहे हैं प्रॉब्लम रोहिंग्या है। देन उसके बाद एक लड़का भीड़ में से आया और उसने मुझे पॉइंट आउट करते हुए बोला कि ये जिहादी चैनल है और ये सारे लोग हमसे नफ़रत करते हैं, ये हिंदुओं से नफ़रत करते हैं, ये जय श्री राम से नफ़रत करते हैं, ये भारत माता की जय से नफ़रत करते हैं, ये वंदे मातरम से नफ़रत करते हैं, ये मोदी से नफ़रत करते हैं, योगी से नफ़रत करते हैं। इस तरह की बातें वो बोल रहे थे। तो और फिर तब तक उसी भीड़ में से सब लोग कहने लगे नहीं, पहले तुम वंदे मातरम बोलो, पहले तुम भारत माता की जय बोलो, पहले जय श्री राम बोलो। तो देन आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या थी? मुझे कोई दिक्कत नहीं है जय श्री राम बोलने में। जय श्री राम अगर कोई आस्था से बोलता है और अगर वो भगवान की भक्ति में बोलता है और कहता, मतलब जबरदस्ती वाला मामला, अगर वो कहेगा कि ये मेरे आस्था का सवाल है, आप मेरे भगवान के लिए आप जय श्री राम बोल दीजिए, तो मैं बोल दूंगा। लेकिन अगर कोई कहेगा कि नहीं तुमको बोलना ही पड़ेगा, तुम बोलोगे क्यों नहीं, कैसे नहीं बोलोगे, बोलना पड़ेगा, तब मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ बात मेरी मर्जी की है। जैसे आपको ये अधिकार है कि आप जय श्री राम बोल सकते हैं, तो वैसे मुझे भी अधिकार है कि जब मेरा मन करे मैं तभी बोलूँगा। ये बात थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पूरी भीड़ अचानक से चिल्लाने लगे सब कि नहीं नहीं तुम बोलो। 8-10 लोग थे। तो उन 8-10 लोगों को मैंने बहुत आराम से उनको समझा दिया कि देखिए मैं एक रिपोर्टर हूँ
और मैं वो सारी चीज़ दिखाता हूँ जो भी जहाँ भी मैं पहुँच पाता हूँ, और आप लोगों के बीच आया हूँ तो आप लोगों की बात भी दिखाऊंगा। मेरी पहचान जो है वो मेरे काम से होना चाहिए, बजाय इसके कि मैं कौन सा नारा लगाता हूँ। आप लोग मुझसे नारे लगवाने के बजाय आप लोग मुद्दों पे बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो 8-10 लोग थे, फिर वो लोग मान गए इस बात को, वो कन्विंस हो गए और फिर हम बातचीत करने लगे। देन उसके बाद थोड़ी बातचीत हुई, कश्मीरी पंडित्स को लेके बात हुई, और फिर उसके बाद बस मैंने एक सवाल पूछ दिया कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस समय देश में अन्न वितरण का, अनाज देने का लोगों को कार्यक्रम, इवेंट इतने बड़े बड़े करवा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि देश में लोगों को अनाज तक नहीं मिल पा रहा है। सरकार को इतने बड़े लेवल पे लोगों की मदद करनी पड़ रही है। इसका मतलब देश में कितनी गरीबी है। और ऐसे हालात में जब देश में इतनी ज़्यादा गरीबी है, तो आप लोग गरीबी दूर करने की मांग करने के बजाय, लोगों को रोज़गार देने की मांग करने के बजाय उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जो खाए गाए पेट के मुद्दे हैं। यानी कि पहले अच्छा अनमोल, ये बताइए कि आपको जिस समय ये बात हो रही थी, आपको घेर लिया गया, जो वीडियो आपका वायरल हो रहा है उसको देखने से पहले आपको चारों तरफ से घेर लिया गया, ज़बरदस्ती आपसे जो है जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, तो एक ऐसा नहीं फील हुआ आपको, मतलब जैसे पिछले काफ़ी समय से लिंचिंग वाला अपने यहाँ मामला चल रहा है, लोगों की लिंचिंग हो जा रही है पूरे देश भर में, कभी कहीं से अक्सर खबरें आती, तो आपको वो वाला एक माहौल नहीं लगा कि इस तरह का भी कुछ? एक मोमेंट ऐसा था, एक मोमेंट जब मैंने ये सवाल पूछा था उनसे गरीबी वाला, उसके बाद ये सवाल मेरा पूरा भी नहीं हुआ था, आधा ही सवाल था, तभी अचानक से एक अंकल भीड़ में से आए और वो एकदम टूट पड़े कि तुम जी आदि हो, पहले जय श्री राम बोलो, पहले जय श्री राम बोलो पहले, और कंटिन्यूअसली वो रिपीट कर रहे थे इस बात को। मैं दूसरे से बात कर रहा हूँ तब भी बीच में आके वो रिपीट कर रहे हैं। तो उसके बाद से पूरी भीड़ ट्रिगर हो गई, और वो जो 150 से करीब ज़्यादा ही लोग रहे होंगे, सब लोग एक सुर में बोलने लगे कि तुम जय श्री राम बोलो, जय श्री राम बोलो। और वो 3-4 मिनट तक ये सिलसिला चला, और मैं उस दौरान भी काफ़ी कूल रहा। मैंने कोशिश की कि बातचीत से ही बात बना लूँ मैं, और मैं कोशिश कर रहा था कि इनकी बात करूँ, मुद्दों पे बात करूँ। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक आदमी आया और उसने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा, और उसने जिस तरीके से मुझे घूरा, और वो जो टोन था, वो टोन उसने जब कहा कि तुम्हारे मुंह में दही जम गया है क्या, दही जम रही है तेरे मुंह में, फिर जय श्री राम बोल दे। उसने ये बात 2-3 बार रिपीट की, और तुम जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते। देन उस मोमेंट पे मुझे लगा ये चीज़, एक सेंस ऑफ फियर आया मेरे अंदर, एक डर आया कि अब लगता है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, और अब शायद ये लोग मेरे साथ कुछ हिंसा कर बैठे। क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, उस पूरी भीड़ में मुझे वो चेहरा याद है, क्योंकि वो चेहरा और वो टोन ऐसा था, और जैसे उसने घूरा था, वो एकदम से सहमा देने वाला था, कि वो इस तरह से था कि तुम नहीं बोलोगे तो हम तुमको मार देंगे, इस टाइप वाला टोन था वो, कि बोलना ही पड़ेगा तुमको। देन वो एक मोमेंट था कि जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे क्या चूज करना है, कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है और वो कह देना है जो एक कह रहे हैं, या फिर मुझे वो करना है जो मैं चाहता हूँ, कि मतलब मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसकी मुझे अपने रक्षा करनी है। देन मैंने सोचा कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ तो ये लोग मुझे जाने देंगे, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ तो ये लोग मुझे मार देंगे, पीट देंगे। क्या मार देंगे? हाथ पैर तोड़ देंगे, नाक टूट जाएगी, दांत टूट जाएंगे, तो ये सब जितनी भी चोटें होंगी ये सारी शरीर पे आएंगी, मेरे बॉडी पे आएंगी। ये तो रिकवर हो जाएंगी मैक्सिमम 6 महीना, 7 महीना, 2 साल, 4 साल। लेकिन अगर यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इन नफ़रती लोगों के सामने मैं झुक गया, तो ये जो चोट मेरे एक कहते हैं ना कि उसूल पर आना, और एक जो चोट आएगी मेरे इस पूरे एथिक्स पर और मेरी आत्मा पे जो चोट आएगी, ये शायद कभी रिकवर ना हो पाए पूरी लाइफ, और शायद मैं अपनी पूरी लाइफ इस चीज़ का रिग्रेट करूँ और कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँ कि मैंने एक भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया, और इस तरह से मैं अपने आप को नहीं बचा पाया, अपने विचार को नहीं बचा पाया। देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है, अगर ये लोग पीट भी देंगे, मार भी देंगे, खा लूँगा। तब मैंने बोला कि देखिए, जब मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूँगा, और मैंने ये बात एग्रेशन में बोली थी कि जब मेरा मन करेगा तो मैं बोल दूंगा, लेकिन आप इतने सारे लोग अगर मुझसे घेर कर कहेंगे कि तुम बोलो, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये वीडियो आपके घर वालों ने भी देखा होगा, घर वालों का फ़ोन भी आया होगा, क्या रिएक्शन है परिवार का? परिवार का रिएक्शन तो कल शाम तक मेरे घर तक ये वीडियो पहुंची, क्योंकि पहले तो सब कुछ ट्विटर पे चल रहा था,
गांव में लोग ट्विटर कम चलाते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप ज़्यादा चलाते हैं। तो फेसबुक पे थोड़ा लेट ये सब वायरल हुआ और वहाँ तक पहुँचा, तो मेरे गांव से बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया, मेरे अंकल का फ़ोन आया, मेरे वहाँ के दोस्तों का फ़ोन आया, मेरे मम्मी का फ़ोन आया, पापा भाई सबका फ़ोन आया। सब ने ये बात की कि ऐसा क्या हो गया था, क्यों ये सब हुआ। तो देन मैंने उनको सब कुछ बताया, और वो लोग चूँकि शुरू से मुझे जानते हैं कि मैं थोड़ा सा इस मामले में ज़िद्दी हूँ कि मैं अपनी बात जब रखना चाहता हूँ तो रखता हूँ, तो वो इस चीज़ को लेके एश्योर थे। और थोड़ा मम्मी बहुत मेरी डर गई थी, उनको काफ़ी इस बात से डर लगा था, वो रोने लगी थी। लेकिन मैंने उनको समझाया कि इस देश के लाखों लोग मेरे साथ हैं इस समय, और बहुत सारे लोग मेरे पक्ष में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेम और सद्भाव को तवज्जो देते हैं, ना कि नफ़रत को, इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं। अनमोल, अपने बारे में बताइए कुछ, कहाँ से आपने पत्रकारिता की है और कितना समय आपको पत्रकारिता में हुआ है आए हुए, कितने साल का करियर आपका हो गया है? पत्रकारिता में मेरा करियर बहुत ही छोटा है। और रही बात पढ़ाई की, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है जर्नलिज्म में, और 2020 में ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। इसके पहले जब मैं पत्रकारिता में था तो शुरू में इंटर्नशिप की कुछ जगह, उसके बाद कुछ पोर्टल्स के लिए मैं काम करने लगा और पढ़ाई के ही दौरान। फिर दिल्ली इलेक्शन और दिल्ली दंगों के दौरान मैंने फ्रीलांस भी किया था, और फिर दिल्ली दंगों के दौरान भी एक बार मुझ पे अटैक हुआ था, तो फिर वह उसके बाद मैं बहुत डर गया। अच्छा, दिल्ली दंगों में भी आपके ऊपर अटैक हुआ? हाँ, तो फिर उस दौरान मैं बहुत डर गया था, तो फिर मैं नहीं निकला था बहुत दिन तक घर से, क्योंकि तब मेरे पास ना कोई चैनल था, ना लोग थे, ना इस तरह का समर्थन था। देन उसके बाद फिर मैंने शुरू किया, और लॉकडाउन में फिर मैं लिखता रहा, पहले राइटिंग्स की अलग अलग पोर्टल्स के लिए, वेबसाइट के लिए। फिर उसके बाद एक्टिव जर्नलिज्म में मैं जनवरी से नेशनल दस्तक मैंने ज्वाइन किया, और फिर तब से पूरा आंदोलन का। अभी नेशनल दस्तक के साथ जुड़े जी। अभी किसी तरह का डर है इस इंसिडेंट के बाद? नहीं, डर तो लगता ही है, सबको डर लगता है। अगर कोई कहे कि वो डरता नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। और जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, वैसे डरते हैं, तो स्वाभाविक मानवीय गुण है। लेकिन बात यह है कि हम उस डर को ओवरकम कैसे करते हैं। क्या हमारा डर इतना बड़ा हो सकता है कि हम उसके लिए अपने ज़मीर से समझौता कर लें, अपने उसूलों से समझौता कर लें? तो मुझे डर तो लगता है ऐसे लोगों से, और मेरी भी फैमिली है, मेरे भी आगे फ्यूचर है, मेरे भी लोग हैं, मेरे भी मम्मी पापा हैं, तो डर तो लगता है कि, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी बात आती है और ऐसा कुछ आता है कि जब मुझे चुनना पड़े कि मुझे अपने उसूल चुनने हैं या इस डर को चुनना है, तो मैं अपने उसूल चुनना पसंद करूँगा। कम से कम वो जो मौत होगी उसमें तो ये बात तो रहेगी ना। इस घटना के बाद आपने कोई पुलिस कार्रवाई की? इंडिविजुअली मैंने कोई नहीं कार्रवाई की, लेकिन हमारा चैनल इससे रिलेटेड सारे लीगल जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ देख रहा है। मतलब चैनल की तरफ से बात पुलिस को पहुंचाई गई? चैनल की तरफ से जो भी बातचीत हो रही है, और ये भी अपडेट मिला है कि चैनल ने शायद FIR भी रजिस्टर्ड किया है। चैनल कह रहा हूँ, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, और कुछ लोगों को शायद अरेस्ट भी किया गया है इस मामले में। अनमोल प्रीतम थे हमारे साथ, और इन्होंने बताया पूरे इंसिडेंट को। इनका एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। 8 अगस्त को ये कवरेज करने के लिए पहुंचे थे, जहां भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और अन्य हिंदू संगठन वहां पहुंचे थे, जिस दौरान इनके साथ ये वारदात हुई और इनसे ज़बरदस्ती जो है जय श्री राम के नारे लगवाए गए थे। शुक्रिया अनमोल। थैंक यू सो मच। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं, आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।